नमस्कार छात्राओं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली का अर्थ समझा था, प्रश्नावली के प्रकार डिस्कस किए थे और एक अच्छी प्रश्नावली कैसे बन सकती है उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली विधि के क्या महत्वपूर्ण गुण हैं, उसके क्या दोष हैं और साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रश्नावली और अनुसूची जो कि हमने पहले पढ़ी थी, उन दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले हम प्रश्नावली के गुणों की चर्चा करेंगे। देखिए, प्रश्नावली के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक लिखित प्रपत्र में जिसमें कुछ प्रश्नों की सूची होती है, उत्तरदाता को बाय पोस्ट भेजी जाती है और उत्तरदाता उसमें उत्तर लिखकर वापस रिटर्न करते हैं। तो प्रश्नावली का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण जो है कि इसके माध्यम से विशाल जनसंख्या का अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में अगर आपका यूनिवर्स फैला हो, यानी उत्तरदाता आपके बहुत दूर दूर रहते हों या एक ही जगह लेकिन बहुत बड़ी संख्या में अध्ययन करना हो, तो उस विशाल जनसंख्या का अध्ययन प्रश्नावली विधि के माध्यम से इजीली किया जा सकता है। निम्नतम व्यय इसमें रहता है, क्योंकि आपको जो खर्चा है वो पोस्ट पर करना है और जो पेपर आप टाइप करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे, उस पर करना है। आप बाय पोस्ट उस चीज़ को भेजते हैं और बाय पोस्ट वापस रिसीव करते हैं, तो इसके माध्यम से हमें सूचनाएं जो है वो संकलित करने का अवसर मिलता है। तो इसमें व्यय जो है वो न्यूनतम रहता है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से स्वयं कहीं नहीं आ रहे हैं या आए जा रहे हैं। न्यूनतम समय इसमें लगता है, क्योंकि आप जब पर्सनली किसी से कांटेक्ट करते हैं तो आप एक एक उत्तरदाता के साथ हम आधा आधा घंटा भी डिस्कस करते हैं किसी चीज़ को, प्लस आपके आने जाने का समय आप उसमें जोड़ते हैं, उससे अपॉइंटमेंट लेने का समय जोड़ते हैं, तो वो एक लंबा समय और लंबी प्रक्रिया होती है। परंतु प्रश्नावली में ये एक प्लस पॉइंट है कि इसमें हमें बहुत कम समय देना पड़ता है, श्रम भी कम लगता है। जाहिर सी बात है, जब हम बाय पोस्ट उसे भेज देते हैं, उसके बाद जब तक प्रश्नावलियाँ आपके पास लौटती नहीं है तब तक हमें कोई भी फिज़िकल या मेंटल लेबर नहीं करना है। उनके वर्गीकरण, सारणीयन वगैरह जो सारे काम हैं वो बाद में किए जाते हैं। उसके बाद है पुनरावृत्ति, इसकी संभव है। पुनरावृत्ति, क्योंकि आप जब किसी से पुनरावृत्ति का मतलब रिपीटेशन, जब हम किसी व्यक्ति से फेस टू फेस मिलते हैं तो आप उसे एक बार मिल लेंगे, लेकिन बार बार उसे सूचनाएं संकलित करना थोड़ा मुश्किल है। परंतु प्रश्नावली के माध्यम से अगर आप एक ही रेकरेंट इशू पर बार बार में चर्चा करना चाहते हैं तो आप समान उत्तरदाताओं को ले सकते हैं, या अगर आपकी प्रश्नावली जो रिटर्न होकर आई है उसमें कोई सूचनाएं कमी रह गई है तो भी हम दोबारा संपर्क कर सकते हैं। स्वतंत्र तथा प्रामाणिक सूचनाएं, ये सूचनाएं जो कि प्रश्नकर्ता सामने बैठकर नहीं पूछ रहा, तो कई बार इसका एक प्लस पॉइंट हमें ये मिलता है कि उत्तरदाता स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त कर देता है, और वो सूचनाएं प्रामाणिक भी हो सकती है, क्योंकि उत्तरदाता को ये पता है कि जब हम किसी के सामने बैठकर बात कर रहे होते हैं तो हम हेजिटेट करते हैं कुछ चीज़ें डिस्कस करने में, परंतु जब आपको लिखित में देना है, जब आपको पता है कि आपके सामने प्रश्नकर्ता नहीं है, तो कई बार ये चीज़ एक प्लस पॉइंट बनती है अनुसंधानकर्ता के लिए कि उसे प्रामाणिक सूचनाएं वहाँ पर मिल जाती है। सांख्यिकी प्रयोग भी संभव होता है इसमें, क्योंकि अधिकांश जो प्रश्न हैं, जो हमने प्रश्नों के प्रकार डिस्कस किए थे, तो जो प्रश्न हैं वो संरचित भी होते हैं, कुछ पिक्टोरियल होते हैं, यानी चित्रों के माध्यम से बताए जाते हैं, तो उनको काउंट करना, उनको सारणीयन करना कंपैरेटिवली ईजी होता है किसी और मेथड से अगर हम तुलना करें तो ये प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं जिसके कारण प्रश्नावली विधि का प्रयोग आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। परंतु प्रश्नावली के कुछ दोष भी हैं। जो कमियां अनुसूची में थी वो प्रश्नावली में पूरी होती है, जो प्रश्नावली में कुछ कमियां हैं वो हो सकता है अनुसूची में पूरी हो। तो दोनों विधियां अपनी अपनी जगह पर अलग अलग तरीके से रोल प्ले करती हैं। कुछ सीमाएं हैं प्रश्नावली की। पहली बात तो ये कि अशिक्षित लोगों के लिए अनुपयुक्त है। अगर आप कोई ऐसा विषय चुनते हैं जिसमें आपको ऐसे लोगों की राय भी जाननी है जो शिक्षा प्राप्त नहीं है, जो स्वयं प्रश्नावली को पढ़कर उत्तर नहीं लिख सकते हैं, या बहुत बुजुर्ग हैं, तो इस तरीके के लोगों के लिए ये जो प्रश्नावली विधि है ये पूर्णतः अनुपयुक्त है। यहाँ पर हम इस विधि का प्रयोग कर ही नहीं सकते। प्रत्युत्तर की समस्या आती है इसमें, क्योंकि जब आप किसी के सामने बैठकर प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपने पहले से अपॉइंटमेंट ले लिया है, व्यक्ति जब आपसे बात कर रहा है तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। परंतु प्रश्नावली जो कि आपने बाय पोस्ट भेजी है,
जब मैंने आपको पहले बताया था तो उसके साथ में एक सहगामी पत्र भी जाता है और अनुगामी पत्र भी जाते हैं। तो अनुगामी पत्र का कॉन्सेप्ट इसीलिए आता है क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि जितने लोगों को आपने प्रश्नावली भेजी है उनमें से सभी लोग उसे नहीं लौटाते, और लौटाते भी हैं तो वो उसे लिंगर ऑन करते रहते हैं, टालते रहते हैं। आप एक रिमाइंडर भेजोगे, दूसरा भेजोगे, तब जाके वो कहीं आपको प्रत्युत्तर देते हैं। अपूर्ण सूचनाओं की भी समस्या होती है। कुछ प्रश्न जिनमें आपको टिक करना है तो कई बार सूचनादाता उन प्रश्नों को तो टिक कर देते हैं, परंतु जिसमें उसे लिखना होता है, अपनी राय व्यक्त करनी होती है, जो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, उनको उत्तरदाता टाल देते हैं या उसको स्पेस को खाली छोड़ के आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। कई बार गुप्त सूचनाएं जो होती है जिसके लिए उन्हें कुछ मन में हेजिटेशन होता है वो लिखित रूप में उन्हें शेयर नहीं करते। अस्वच्छ और अस्पष्ट लेखन की भी समस्या रहती है। वो इसलिए क्योंकि सभी की लिखाई आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आए ये आवश्यक नहीं है। दूसरा, कई बार वो ओवर राइटिंग भी करते हैं। जब आपके सामने कोई जवाब पलटे तो आप उसे कंप्लीटली सुन के उसे लिख सकते हैं कि उसने क्या उत्तर दिया, परंतु जब उत्तरदाता अपने शब्दों में कोई बात लिखता है और उसे काटता है, फिर उसके ऊपर ओवर राइटिंग करता है, तो कई बार वो अस्पष्ट लेख जो है वो अपठनीय हो जाता है और उससे सही जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाती। प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन प्रश्नावली में असंभव होता है। वो इसलिए क्योंकि जब आपने सैंपल बनाया तब आपने कुछ लोगों को चुना, परंतु पहली बात तो शिक्षित और अशिक्षित सभी प्रकार के लोग इसमें शामिल हो ही नहीं सकते, तो सिर्फ शिक्षितों पर आप ये अध्ययन कर सकते हो, अशिक्षित लोगों पर नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि जितनी आपने प्रश्नावलियाँ भेजी थी, सपोज़ आपने राजस्थान के सभी शहरों में प्रश्नावलियाँ भेजी, लेकिन आपको सिर्फ कुछ 2-3 शहरों से तो ज़्यादा मात्रा में रिस्पॉन्स मिला और बाकी शहरों से नहीं मिला, तो जो आपने निदर्शन प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाया था, परंतु वो प्रतिनिधित्व यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। फिर है भावात्मक प्रेरणा का अभाव। कई बार ऐसा होता है कि जब प्रश्नकर्ता सूचनादाता के सामने बैठा है, व्यक्तिगत रूप से आमने सामने बैठे हैं, तो वो उसके विचारों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। प्रश्नावली में वो भावात्मक अटैचमेंट जो है वो नहीं रह पाता। व्यक्ति एक फॉर्मेलिटी के तौर पर, एक औपचारिकता के तौर पर वो प्रश्नावली भर के भेज देता है, उसमें उसका इमोशनल टच या जो एग्जैक्ट उसके आंसर होने चाहिए वो निकल कर नहीं आते। सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण भी असंभव है क्योंकि आप कुछ जो सूचनाएं बिल्कुल सटीक स्पष्ट है, जिसे शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो प्रश्न आप वहाँ पर रख सकते हैं, परंतु बाकी प्रश्न नहीं रखे जा सकते। दूसरी बात ये कि सभी को एक ही प्रकार से वो प्रश्न समझ में आए ये आवश्यक नहीं है। गहन अध्ययन भी यहाँ से संभव नहीं है क्योंकि जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं या कुछ बहुत ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको आपको गहराई से समझना है, वो प्रश्नावली के माध्यम से नहीं हो सकते, वो आमने सामने के संपर्क में ही संभव है। विश्वसनीयता का अभाव इसलिए होता है क्योंकि आप सूचनादाता से पर्सनली नहीं मिल रहे, आपको नहीं पता कि वो जो लिख रहा है वो सही है या गलत। वो अपने को एक आदर्श व्यक्ति बताने के लिए हो सकता है सभी चीज़ों के पॉजिटिव आंसर लिखे, जबकि वास्तव में उसकी सोच उससे अलग हो। तो यहाँ पर विश्वसनीयता की समस्या इनके उत्तरों में रहती है। उत्तर लिखने में अनुसंधानकर्ता की सहायता की भी कमी रहती है क्योंकि जब अनुसंधानकर्ता स्वयं उत्तरदाता के सामने बैठा है तो वो कुछ प्रश्नों को समझने में, कुछ प्रश्नों के सही अर्थ तक पहुंचने में और उस प्रश्न की इम्पोर्टेंस समझाने में उत्तरदाता की मदद कर सकता है, परंतु यहाँ पर उत्तरदाता को अकेले ही उस प्रश्नावली को भरना है, तो अनुसंधानकर्ता का सहयोग उसे वहाँ नहीं मिल पाता, जिसके कारण कई बार वो इनकम्प्लीट क्वेश्चनेयर भेजता है, कई बार ओवर राइटिंग करता है, कई बार तथ्यों को छुपाता भी है। तो ये प्रश्नावली के कुछ दोष हैं या सीमाएं हैं जिसके कारण सभी अनुसंधान समस्याओं का अध्ययन हम प्रश्नावली के माध्यम से नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे अनुसूची और प्रश्नावली, इन दोनों विधियों में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर हैं। अनुसूची जो मैंने आपको बताया था कि ऐसी विधि जिसमें प्रश्नों की सूची लेकर अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के सामने जाता है, उत्तरदाता जवाब देता है और अनुसंधानकर्ता स्वयं उसे नोट डाउन करता है। प्रश्नावली प्रश्नों की वो सूची
जो कि बाय पोस्ट उत्तरदाता को भेजी जाती है। उत्तरदाता उसमें जवाब भरता, स्वयं लिखता है और अनुसंधानकर्ता को पुनः लौटाता है। समानताएं दोनों में क्या क्या है? पहला, दोनों ही विधियां जो है वो प्राथमिक सूचना संकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों के माध्यम से हम प्राथमिक जानकारी यानी स्वयं उत्तरदाता से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। दोनों ही प्रश्नों का व्यवस्थित समूह है, पॉइंट्स नहीं लिखे होते, बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, एक सिस्टमैटिक ढंग से लिखे हुए होते हैं, जिसमें से प्रश्नों का उत्तर उत्तरदाता को देना है। दोनों में समान प्रकार की सावधानियां रखनी होती है, चाहे वो उसकी जो एक आउटर लुक है, भौतिक पक्ष जो है, पेपर कैसा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, वो भी, प्लस प्रश्न निर्माण में भी समान प्रकार की सावधानियां दोनों में रखनी होती है। दोनों के माध्यम से गुणात्मक एवं संख्यात्मक तथ्यों का संकलन किया जाता है। प्रश्नावली में हालांकि गुणात्मक तथ्य कम होते हैं, परंतु उसमें समाजमिति मेथड द्वारा यानी सोशोमेट्रिक जो तरीका है उसके माध्यम से कुछ स्केल्स बनाकर अध्ययन किया जाता है। प्रश्नों की भाषा में पर्याप्त समानता होती है। दोनों के प्रश्न एक ही प्रकार के होते हैं, कुछ क्लोज एंडेड होंगे, कुछ ओपन एंडेड होंगे, तो उनके माध्यम से प्रश्न दोनों में ही पूछे जाते हैं। परंतु दोनों विधियों में महत्वपूर्ण अंतर है और यही कारण है कि उनकी अलग अलग जगह अलग अलग इम्पोर्टेंस है। प्रयोग विधि दोनों की अलग अलग है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि अनुसूची में अनुसंधानकर्ता स्वयं प्रश्न पूछता है और स्वयं ही उत्तर भी लिखता है, और प्रश्नावली में बाय पोस्ट उसे भेजा जाता है और सूचनादाता स्वयं उत्तर लिखकर वापस बाय पोस्ट उसे लौटाता है। सूचनादाता से इसीलिए संपर्क जो है, अनुसूची में प्रत्यक्ष संपर्क होता है और प्रश्नावली में संपर्क नहीं किया जाता। अध्ययन क्षेत्र की जहाँ तक बात है, अनुसूची में बड़े एरिया को हम नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पर्सन टू पर्सन स्वयं जाके मिलना है लोगों से, तो छोटे एवं सीमित क्षेत्रों में ही इसका प्रयोग किया जा सकता है, जबकि प्रश्नावली का प्रयोग विशाल एवं विस्तृत क्षेत्र में किया जा सकता है। अध्ययन की गहनता अनुसूची में ज़्यादा संभव है और प्रश्नावली में कम संभव है, क्योंकि जब हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो हम गहन तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, सेंसिटिव इश्यूज़ को भी ले सकते हैं, परंतु प्रश्नावली में जो सतही तौर पर जानकारी है वही प्राप्त की जा सकती है। उत्तरदाताओं के आधार पर, तो प्रश्नावली में जो आपके उत्तरदाता हैं उनका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना वो उसे फिल नहीं कर सकते। अनुसूची में हम हर प्रकार के व्यक्ति से बात कर सकते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, चाहे वो कोई बीमार हो, चाहे वो जेल में बंद कैदी हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, सभी लोगों से हम इसमें बात कर सकते हैं। समय, श्रम एवं धन, ये तीनों चीज़ें अनुसूची विधि में ज़्यादा लगती हैं, प्रश्नावली में कम लगती हैं। पक्षपात की संभावना का जहाँ तक सवाल है, अनुसूची में पक्षपात की संभावना अधिक बढ़ जाती है। कई बार उत्तरदाता अपने जवाबों से अनुसंधानकर्ता को प्रेरित कर सकता है, उसमें पक्षपात की भावना जगा सकता है। दूसरी चीज़ कि जब वो उत्तरदाता जवाब दे रहा है तो वो अपना एक अच्छा इमेज उसके सामने बनाने के लिए हो सकता है पॉजिटिव आंसर्स ही दे। प्रश्नावली में क्योंकि आप आमने सामने की स्थिति में नहीं हैं, तो ये संभव है कि पक्षपात थोड़ा कम हो। प्रत्युत्तर का प्रतिशत प्रश्नावली में कम होगा और अनुसूची में ज़्यादा होगा, क्योंकि आप स्वयं जाकर बात कर रहे हैं तो आप पूरा रिस्पॉन्स उसे प्राप्त कर सकते हैं। परंतु प्रश्नावली अगर आपने 100 लोगों को भेजी है तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि 50 लोग भी आपको वो वापस लौटाते हैं। अवलोकन की सुविधा प्रश्नावली में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम उत्तरदाता के समक्ष नहीं जा रहे हैं, और अनुसूची में जब आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसके साथ साथ में आप आसपास के माहौल को भी देख सकते हैं और उत्तरदाता के हाव भाव से भी बहुत सारी चीज़ों का आकलन कर सकते हैं। तो ये प्रश्नावली एवं अनुसूची में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं, परंतु दोनों विधियां, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के अध्ययनों में अपना समुचित योगदान सामाजिक अनुसंधान में देती हैं।